हाँ, बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, काफी दिनों की गैप के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आया। इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अब इसके बाद में कुछ वीडियो लेक्चर्स दूंगा और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसके आंसर्स की काफी आपको पेश करने वाला हूँ। मुद्दे की बात यही है, आज से मैं जो टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ उसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपके यूनिट का, आपके चौथे यूनिट का पार्ट है। टोटल आपको सिर्फ 3 प्रकार की इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो सबसे हम लास्ट में लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो अपना हो गया है, और तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आज चालू कर रहा हूँ। इसके आज आपको थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या। एक्चुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मीनिंग होता है कि आपके इनकम टैक्स कानून के अनुसार आय के कुछ शीर्षक है। एक वेतन संपत्ति से आय है, इनकम फ्रॉम सैलरी। गृह संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक कैपिटल गेन है, पूंजीगत आय है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। और जो इनकम इन किसी में नहीं आती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, इसमें बहुत सारी चीज है। इसमें डायरेक्टर फीस है, इसके अंदर जो आपका पोस्ट ऑफिस, इसमें जो आप ब्याज कमाते हैं शेयर के ऊपर, म्यूचुअल फंड पर, उसकी इनकम है। आप सट्टा लगाते हैं, लॉटरी लेते हैं, घुड़ दौड़ में पैसा लगाते हैं, उससे इनकम होती है, वह आपकी इनकम है। इसके अंदर में मान लो आपकी कोई एग्रीकल्चर जमीन है जो विदेश में है, क्योंकि भारत में है तो भारत की एग्रीकल्चर जमीन से मिलने वाली इनकम नहीं है। लेकिन विदेश में यदि आपकी जमीन है, उससे आपको पैसा मिलता है तो आपकी इनकम में आएगा। मान लो आप रिटायर हो गए, आपको पेंशन मिल रही है। अब पेंशन सैलरी नहीं कहलाती है, तो पेंशन आपकी अदर सोर्सेस में आएगी। मान लो आप लेखक है, कोई किताब लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पत्रिकाओं में लिखते हैं, न्यूज पत्र में लिखते हैं, तो इसमें से आपको कुछ मानधन मिलता है। ये पैसा अदर सोर्सेस में आता है। मान लो आप अच्छे ऑडिटर्स हो, बढ़िया भाषण देते हो, कहीं भाषण देने जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं। टीवी पे आप यदि लेक्चर देते हो, रेडियो पे लेक्चर देते हो, कोई कॉलेज में जाकर के भी लेक्चर देते हो, नौकरी के तौर पर नहीं। मान लो आप बहुत अच्छे बोलने वाले हो, कोई एक आध कोई फंक्शन है कॉलेज के अंदर में, वहाँ आपको बुला दिया। और कोई भी कॉलेज वगैरह जब किसी को बुलाते हैं तो फुकड़ में नहीं, वो कुछ ना कुछ आपको पैसा देते हैं, 500 देंगे, 1000 देंगे। तो ऐसे अन्य मार्गों से आपको आय होती है। इवन जैसे मैं मान लो कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन यदि कोई परीक्षा का आंसर बुक जांचने में जाता हूँ तो मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ये पैसे मेरे अदर सोर्स की इनकम है, क्योंकि मेरा काम कॉलेज में पढ़ाना है, पेपर जांचना है, ये मेरी ड्यूटी का बेसिक पार्ट नहीं है। हाँ, फुकड़ में जाता हूँ तो अलग चीज है, लेकिन बदले में पैसे मिलते हैं तो मेरी वो इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगी। यानी प्रोफेसर को सैलरी मिल गई, ये मेरी वेतन फ्रॉम सैलरी में चले गया, इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। लेकिन अदर सोर्सेज के अंदर में ऐसी कई बातें जब आपको बड़ी देखोगे तो आपको दिखाई देगी। मान लो आप कोई किताब लिखते हो, अब किताब लिखे तो दिमाग आपका है, लेकिन छापने वाली कंपनी कोई और होती है, उसके ऊपर में आपको रॉयल्टी मिलती है, वो रॉयल्टी भी आपकी इनकम है। और ये इनकम चूंकि इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जब अदर सोर्सेज में जाता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स, थोड़े बहुत रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद में गणित आसान होता है, कई चीज जैसी वैसी लिखनी होती है, और कुछ इनकम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी रहती है, फिर भी वो इनकम नहीं रहती। जैसे म्यूचुअल फंड पर जो डिविडेंड मिल रहा है वो अभी तक, यानी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 तक, बाद में नहीं, वो अभी एग्जम्प्टेड है, वो आपकी इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, ये इनकम नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, तब ये आपकी इनकम बनाएगी। उसके बाद में रॉयल्टी ये आपके अदर इनकम में आएगी, डायरेक्टर फीस अदर इनकम में आएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी का है या फॉरेन कंपनी का है तो वो आपकी इनकम में आएगा। फिर कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं,
मान लो आपने गवर्नमेंट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो गवर्नमेंट कंपनी के दो पार्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट की ऐसे शेयर या म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स फ्री है, वो लिख के आता है कि आपने गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम में पैसा लगाया। यदि आप गवर्नमेंट की टैक्स फ्री सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस पर यदि अपने को ब्याज मिलता है, तो ब्याज नॉट कंसीडर, मतलब वो इनकम नहीं माना जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें लिखा रहता है 500 रुपए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है, वो आएगी नहीं। लेकिन यदि टैक्सेबल होती है तो वो आपकी इनकम मानी जाती है। अब यहाँ मैंने विदाउट क्रॉसिंग वर्ड इस्तेमाल किया है और कुछ जगह पर ये फार्मूला दिया है। ये फार्मूला क्या है? तो विद्यार्थियों इसको सबसे अच्छा समझना है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यदि कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो आपसे यही होगा। तो जो इनकम मिलती है दरअसल उसके ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है कि आप बाद में टैक्स पे करोगे या नहीं करोगे, तो जिस समय आपकी इनकम होती है उसी समय गवर्नमेंट उस पर टैक्स ठोक देती है। जैसे आपकी लॉटरी लगी, अब लॉटरी लगी मान लो आपको 1 लाख रुपए की, राइट? तो इस 1 लाख रुपए की लॉटरी पर सरकारी कानून के टैक्स के अनुसार 30,000 रुपए 30% टैक्स लगता है। तो टैक्स के 30,000 गए, आपके हाथ में रकम कितनी आई? 70,000। यानी आपको ओरिजिनल लॉटरी कितने की लगी है? 1 लाख की, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कितना दी? 70,000। क्यों 30,000 कहा? गवर्नमेंट ने टैक्स के काट ली, तो आपके हाथ में रकम आई 70,000। तो आप ये मान के चल रहे हो कि आपको लॉटरी से इनकम कितनी हुई? ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़े देर के लिए। आप मेरे आमने सामने नहीं हो, लेकिन सोच रहे हो रिवर्स। आपने लॉटरी खरीदी, आपको लॉटरी लगी 1 लाख की, देखिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया 70,000 का। मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए आपको लॉटरी से इनकम कितनी हुई? तो आप में से अक्सर लोग बोलेंगे सर लॉटरी लगी 1 लाख की, लेकिन गवर्नमेंट ने 70,000 ही दी ना, तो हमारी इनकम हो गई 70,000 की। यहाँ पर आप गलत है, यहाँ आप गलत है। आपको लॉटरी की इनकम 70,000 नहीं, आपकी लॉटरी की रकम 1 लाख ही मानी जाएगी, 70,000 नहीं। और ये जो बीच में टैक्स कटा है, ये टैक्स माना जाता है। इसीलिए जब कभी सरकार के तरफ से आपको लॉटरी का पैसा आता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि वो लॉटरी का पैसा टैक्स काट करके है कि टैक्स छोड़ के। तो उसके लिए वर्ड सिंपल रहते हैं। यदि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम घोड़ दौड़, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल ऐसा वर्ड है तब आपको ग्रॉस करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि विनिंग के जगह पर वर्ड ऐसा है रिसीव्ड, लॉटरी का इनाम जीता और लॉटरी से पैसे मिले, दोनों में फर्क है। जब लॉटरी इनाम जीता वर्ड है तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रकम ही 1 लाख रहेगी। लेकिन आपको मिले कितने? 70,000। तो फिर गणित में लिख के आएगा, विनिंग नहीं आएगा, रिसीव्ड आएगा। अब रिसीव्ड आ गया तो रिसीव्ड अमाउंट रहेगी 70,000। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है विद्यार्थियों इनकम। जब इनकम कैलकुलेट करनी है तो ये 70,000 आपकी इनकम नहीं है, ये तो टैक्स काट के, तो आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। तब आपको देखना पड़ता है कि 70,000 जो आपको पैसा मिला हुआ है ये 30% काट कर मिला, ये कानून है। इसीलिए मैंने फार्मूला लिखा दिया, जब लॉटरी रिसीव्ड लिखा रहेगा तो सीधा अमाउंट को 100 से गुणा करके 70 से भाग देना, तब ऑटोमेटिक आपकी रकम 1 लाख रुपए आ जाएगी, राइट? इस पद्धति को बोला जाता है ग्रॉस करना। और जितने भी ब्याज है, जितने भी इंटरेस्ट है, उसको ग्रॉस करना है तो 90 से डिवाइड करना है, इसके अलावा कोई तीसरा रूल नहीं। ओके? जब मैंने आपको जो प्रॉब्लम दे रहा हूं उसमें आपको समझ में आएगी बात। अब जो ब्याज है तो ब्याज ग्रॉस अप किसको करना? तो ब्याज का सीधा है, यदि आपने पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगाया है
तो जैसा गवर्नमेंट के दो पार्ट है, टैक्स फ्री, टैक्सेबल। गवर्नमेंट टैक्स फ्री है, उसको ध्यान ही नहीं देना, उसकी इनकम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का यदि टैक्सेबल है तो पूरा पैसा काम में आएगा, और गवर्नमेंट के ब्याज को कभी भी क्रॉस करना नहीं है। ये फार्मूला गवर्नमेंट कंपनी के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी में दो प्रकार के ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे, उसमें भी टैक्स फ्री रहेंगी और टैक्सेबल रहेंगी। यदि प्राइवेट यानी कि कमर्शियल कंपनी है और टैक्स फ्री ऐसा वर्ड लिखा है, तब आपको उसके ब्याज को हमेशा ग्रॉस करना ही करना है। हमेशा ग्रॉस करना है का मतलब ये ब्याज आपको दो प्रकार का दिया रहेगा। एक तो गणित में लिख करके आएगा कि 10,000 रुपए 10% इंटरेस्ट, ऐसा रेट दिया रहेगा। यानी 10,000 रुपए तुमने इन्वेस्टमेंट किया, 10% का रेट है, तो 10,000 पर 10% कितना हुआ? 1,000 रुपये। ये है ब्याज, ये आपकी इनकम है। अब मुद्दा आएगा कि इसको सर ग्राफ हमने कब करना और कब नहीं करना। तब 10,000 10% इंटरेस्ट ऐसा लिखा है, लेकिन टैक्स फ्री वर्ड नहीं है, तब ये 1,000 रुपए ऐसे आपको लिखना है, इसको ग्रॉस करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि वो बोलता है कि 10,000 10% इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री सिक्योरिटी, हाँ, अब तकलीफ वाला मामला। 10,000 के 10% 1,000। इससे पहले के उदाहरण में क्या बोला था मैंने? टैक्स फ्री नहीं है, इसीलिए जैसा तो वैसा ब्याज आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि टैक्स फ्री है, तब इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। अब ग्रॉस करते समय इसको 100 से गुणा करेंगे और 90 से भाग, जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आज आपको एक छोटी मोटी बात मैंने बता दिया। इसमें जो इनकम किसी हेड में नहीं जाती है वो इनकम यहाँ पर आएगी, और उस हिसाब से इसके कैलकुलेशन होंगे। मैंने किताबों में की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस है वो आपको कल व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो क्वेश्चन और उसके आंसर व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। आपको उनको चेक करना है, उसमें बड़ी क्लियरिटीज है। खास करके जब पेंशन का मामला आएगा तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि 45,000 रुपए डायरेक्ट बाहर नहीं निकले, इसमें तो माइनस किया होगा उसने। 45 की जगह मैं इसको थोड़ा सा 42,000 करता हूँ समझाने के लिए। तो 42,000 में से 1/3 या 15,000 जो कम है वो माइनस होते हैं। तो 42,000 का 1/3 बोले तो 3 का 3 3 चौक 12 14,000। 42 में से 14,000 गए, 12 में से 4 गए 8, 3 में से गया 28,000। ये इसकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसको रूल्स है। रॉयल्टी जब आएगी तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखना, रॉयल्टी का मतलब, रॉयल्टी यानी आपने कुछ किताबें लिखी, ये लिखी, उससे आपको इनकम मिली, लेकिन किताब लिखने के लिए आपका खर्चा भी तो किया होगा, टाइपिंग किया होगा, पेन लाई होगी, कॉपी लाई होगी, कागज लाएंगे, ये खर्चा माइनस होता है। तो ये खर्चा माइनस करके वो इनकम आपकी लिखी जाती है। डायरेक्टर फीस है, एग्जामिनर रेमुनरेशन है, रेमुनरेशन फ्रॉम टॉक है, गेस्ट लेक्चर्स है, ऐसे कई आपको उसमें एग्जाम्पल दिखाई देंगे। उन सबको आपको एक टोटल करना है, टोटल करके लिख देना है। जो आप लिखाएंगे तो यानी टोटल कितनी आ रही है, उसमें से ज्यादा जो बैंक का कलेक्शन चार्जेस रहता है वो बैंक कलेक्शन चार्जेस माइनस होगा, और बाद में जो टोटल इनकम आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाएगी। ये है आपका यूनिट नंबर 4। तो मोटा मोटा अंदाज मैंने बता दिया था कि कब करना, क्लियर मैंने बताया हूँ। विनिंग वर्ड है, ग्रॉस नहीं करना, रिसीव्ड वर्ड है, ग्रॉस। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ग्रॉस कभी नहीं करना, चाहे वो टैक्स फ्री हो या टैक्सेबल हो। बट प्राइवेट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप करना पड़ता है, और आपको कोई 1760 एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल के फार्मूले नहीं है। Whenever you want to gross up the lottery, horse race, crossword puzzle and anything more, सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, सब जो आपको मिल रहा
विनिंग बोला है तो जैसा को वैसा लिखना है, रिसीव्ड बोल दिया तो ग्रॉस करना है, जो अमाउंट मिली है उसको 70 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द एज यूजुअल फार्मूला ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। And the same formula is for interest, and interest only for private commercial security whenever the word is tax free. Otherwise, you don't do anything. But sir, no tax free word is here. No taxable word is here. Only interest is given. प्राइवेट सिक्योरिटीज का जब केवल इंटरेस्ट दिया जैसा उसमें बोल दिया अगर आगरा बाउंड के आगरा कंपनी के बाउंड के ऊपर में ब्याज मिला 2000 ग्रॉसअप होगा, वरना म्यूनसिपल पर ब्याज मिला 2000 क्रॉसअप होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली इंटरेस्ट बोल रहा है वो। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी है। हो आज छोटी सी मैंने बात बताई, बेसिक चीज याद रखना, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, बिजनेस उसमें जाएगा, कैपिटल गेन सोना चांदी खरीदा बेचा, मकान खरीदा बेचा, शेयर खरीदा बेचा, म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा, प्लॉट खरीदा बेचा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, ये है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जो इनमें नहीं आ रही वो है, तो इसीलिए आपको बता दिया गाँवरंगी बच्चों के जैसा याद रखो, सट्टा लगाया, जुआ लगाया, गैम्बलिंग किया, चोरी का पैसा कमाया, वो सब इसके अंदर में आएगा, ईमानदारी का भी आएगा। खेती से आए, भारत की नहीं, पाकिस्तान में जमीन है इनकम आएगी, नेपाल में जमीन है आएगी, भारत की जमीन नहीं आएगी, ठीक है। मकान किराए से दिया नहीं आएगा, वो मकान संपत्ति से आए में जाएगा। लेकिन आप एक बहुत होशियारी कर रहे हैं, मान लो आपने मेरा एक मकान जिसमें 2 कमरे खुद किराए पर दिया और उसमें से एक कमरा तुमने अपने तरफ से किसी और को किराए को दे दिया, क्योंकि होशियार आदमी हो ना, मेरे से 10,000 रुपए में दो कमरे लिए, अब उसमें से तुम एक कमरा किसी और को 15,000 किराए से दे दिया, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब ये तुम बाहर के बाहर काम कर रहे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो ये है। अब हो आगे मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखना, जो मैंने आपको गणित भेजने वाला हूँ व्हाट्सएप में, उसी में के कोई गणित यहाँ पर वीडियो बना के दिखाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।